नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाए और डिजिटल लर्निंग को हर गांव तक पहुंचाया जाए। साथ ही तकनीकी शिक्षा को उद्योग से जोड़ने और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भी जल्द पूरा करने को कहा है। साथ ही छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने और कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों के कौशल विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो वही शिक्षा की गुणवत्ता पर सीएम ने लगातार जोर देते हुए आपको बताते चले सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचों को सही करने के लिए कई निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जहां बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाए और डिजिटल लर्निंग को हर गांव तक पहुंचाया जाए। साथ ही तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भी कमी को जल्द पूरा करने और छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने और कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करने के निर्देश दिए। इस बैठक में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों को कौशल विकास के महत्वपूर्ण समझने के भी कई अहम निर्देश जो है सीएम धामी के तहत दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर शिक्षा के तहत कई अहम फैसले भी लिए। साथ ही छात्रों को हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए शिक्षा के तहत, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों को भी कई कड़े निर्देश भी दिए गए। वहीं छात्रों के प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर भी सीएम ने कई कड़े निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर मंदिर में अपनी पत्नी के साथ सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजना अर्चना की। साथ ही राज्य की प्रगति और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने शिव की पूजा, साथ ही सावन के पहले सोमवार के दिन आज उन्होंने की पूजा। साथ ही अपनी पत्नी संग की उन्होंने पूजा अर्चना। साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी ने सावन के पहले सोमवार को लेकर आज शिव की पूजा की, जलाभिषेक किया। साथ ही आपको बताते चले, अपने आवास पर पत्नी के साथ शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की और राज्य की प्रगति की कामना भी की। तो बता दें, अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। इस दौरे को लेकर सियासी गर्म गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद को जोड़ रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण दे रहा है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वे राज्य हित में ही प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़ा बजट आवंटन मिलेगा, साथ ही जिससे विकास कार्यों में गति मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी दिल्ली मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है। मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। तो वही खबर सामने आ रही है, जो पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट का आदेश, निर्वाचन आयोग को राहत नहीं मिली। वही पंचायती एक्ट में होंगे चुनाव। आपको बता दें, एचसी ने दोहरी वोटरशिप को नकारा। रिव्यू पिटीशन ने एचसी में किया खारिज। वहीं चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी। साथ ही फिर मचा चुनावी प्रक्रिया पर हड़कंप, चुनाव के बाद दाखिल करे आपको इलेक्शन पिटीशन। तो आपको बताते चले, एचसी ने दोहरी वोटरशिप को नकार दिया है, जहां रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट ने से किया घोषित। साथ ही आपको फिर मचा ये हड़कंप, जहां इस प्रक्रिया को लेकर फिर से हलचल देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट ने दोहरी वोटरशिप को भी नकार दिया है, जहां रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं पंचायती राज एक्ट में
होंगे चुनाव। तो आपको बता दें कि पंचायती राज एक्ट में अब चुनाव होंगे, जहां हाई कोर्ट ने दोहरी वोटरशिप को अब नकारा है। रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले, पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट का आदेश जो है वो आ चुका है, जहां चुनाव प्रक्रिया पर अब रोक नहीं लगी। फिर साथ ही आपको बता दें, पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट का यह आदेश जहां अब सिरे से नकार दिया गया है। पंचायत चुनाव मामले में यह आदेश सामने आया है, जहां आपको बता दें पंचायत चुनाव को लेकर यह आदेश आया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, एक बार फिर से हाई कोर्ट ने इसे नकार दिया, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, आज हाईकोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, उसको लेकर साफ आदेश दिए गए हैं कि चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई है पंचायत चुनाव पर, लेकिन स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो पंचायत राज एक्ट है उसके तहत ही चुनाव करवाए जाएं, और जो दो जगह वोटर थे, यानी जो निकाय क्षेत्र में भी हैं और पंचायत क्षेत्र में भी वोटर हैं, वो न तो प्रत्याशी नामांकन कर पाएंगे और न ही वोटिंग कर पाएंगे। और अग्रिम आदेशों तक ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वो भी अपनी रिव्यू पिटीशन कोर्ट में डाल सकता है। लेकिन फिलहाल जी आशीष, लेकिन रिव्यू पिटीशन को भी तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाँ बिल्कुल, खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके मुताबिक ही चुनाव करवाए जाएं। जो दो दो जगह वोटर है वो न तो वोटिंग कर पाएंगे और न ही वो प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएंगे। जी हाईकोर्ट ने दोहरी वोटरशिप को भी नकारा है, इसे लेकर आप कैसे देखते हैं आशीष? बिल्कुल, लंबे समय से ये बात सामने आ रही थी। कई ऐसे प्रत्याशी भी थे और वोटर भी थे जो दो दो जगह से पहले चुनाव लड़ चुके हैं या वोटिंग करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि वो सिर्फ एक जगह ही वोटिंग करें, या तो निकाय क्षेत्र में या फिर ग्राम पंचायत जो क्षेत्र होता है उसमें वोटिंग कर सकते हैं। दो दो जगह कोई वोटर हो या प्रत्याशी हो नामांकन नहीं कर पाएगा, वो अवैध माने जाएंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, पंचायत चुनाव में लगातार हाई कोर्ट से आदेश आते जा रहे हैं, पहले भी नकारा गया था, समय लिया गया था, इसे लेकर अभी फिर से एक बार इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव है वो पहले से ही लेट हो रहे हैं, और तमाम जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर ही जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चल रहा है। और जो अभी का फैसला है वो भी कहीं ना कहीं साफ है कि जो पंचायती राज एक्ट है उसी के तहत चुनाव करवाए जाए, अन्यथा जो दोनों जगह अगर ऐसे वोटर हैं तो वो कहीं ना कहीं अवैध माने जाएंगे। जी आशीष, इसे लेकर दूसरा जो विपक्ष पार्टियां है, पक्ष विपक्ष है, वो इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, विपक्ष भी साफ तौर पर इसे सरकार की नाकामी बता रहा है और करारा तमाचा बता रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने पहले से ही ये तैयारियां क्यों नहीं की कि अगर ऐसा कोई वोटर है या प्रत्याशी है उसे नामांकन न करवाया जाए। पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने दोनों जगह से वोटर होने पर या प्रत्याशी होने पर भी उसे वैध माना था। वो तो कहीं ना कहीं ये सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है। जी आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं खबर सामने आ रही, जो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले, कुबक्तन में सुधरी 10,000 परिवारों की आजीविका। 5,60,000 चिन्हित परिवारों को आजीविका संवर्धन का रखा है लक्ष्य। साल 2023 से शुरू की गई थी ये परियोजना। राज्य के सभी 13 जिलों में 94 विकास खंडों में ये योजना आती। गरीब श्रेणी में शामिल 1,000 से अधिक परिवारों को विशेष पैकेज के जरिए जोड़ा गया। तो वहीं आपको बताते चले, परिवारों को एक अलग विशेष पैकेज के तहत ये जोड़ा गया। 5,60,000 चिन्हित परिवार, जहां जिनकी अब अति गरीब श्रेणी में शामिल 1,000 परिवारों को अब आपको बता आजीविका संवर्धन का दिया जाएगा। साथ ही रखा गया है ये लक्ष्य। वही
गृह महोत्सव में सुधरी 10,000 परिवारों की जो आजीविका है अब सुधर चुकी है, जहां 5,60,000 चिन्हित परिवारों को की आजीविका सर्वधन का रखा गया है लक्ष्य। वहीं साल 2023 से शुरू की गई थी ये परियोजना, जहां राज्य के सभी 13 जिलों में 94 विकास खंडों में ये योजना, वहीं अति गरीब श्रेणी में शामिल 1,000 से अधिक परिवार जो हैं उनको बता दें आपको कि परिवारों को विशेष पैकेज के जरिए अब जोड़ा जाएगा। तो वहीं आपको इसी खबर पर एक बार फिर आशीष मैं जानना चाहूंगी कि राज्य के सभी 13 जिलों में 92 ये जोड़े गए, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से ये ग्राम उत्थान जो परियोजना है उसके तहत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 10,000 से ज्यादा परिवारों की जो आजीविका है वो सुधरी है, और जो परियोजना है उससे अभी भी 5,60,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनका अभी भी इस परियोजना के तहत जीर्णोद्धार होना है। और 2023 से ये परियोजना शुरू हुई थी और राज्य के 13 जनपदों के 95 विकास खंडों में ये योजना चल रही है, जिसके तहत जो अति गरीब श्रेणी में शामिल 1,000 से अधिक परिवार हैं उन्हें विशेष पैकेज से जोड़ा जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं बेहतर किया जा रहा है। जो ग्राम उत्थान परियोजना है इससे कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो अब सुधर चुकी है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी परिवारों को विशेष पैकेज के जरिए जोड़ा गया है, क्या है वो खास पैकेजेस? बिल्कुल, इसमें तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं, चाहे आवास की सुविधा हो या अन्य जो सुविधाएं हैं, तमाम जो राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, उनसे जो है जो गरीब से गरीब परिवार हैं उनको जो है इसका लाभ दिया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। और ऐसे ही 10,000 से अधिक परिवार जो है अभी तक इससे जो है अपनी आजीविका जो है संवर्धन हो चुका है। और इस परियोजना में 5,60,000 से अधिक परिवार जो है वो सरकार ने चिन्हित किए हैं और 2023 से ये परियोजना शुरू हुई थी और आगे भी ये संचालित की जाएगी। जी आशीष, अति गरीब श्रेणी में शामिल 1,000 से अधिक परिवार जो है वो है, इन्हें कैसे चिन्हित किया गया है? जी बिल्कुल, ये आय के आधार पर चिन्हित किया गया है। जो आय प्रमाण पत्र कहीं न कहीं सरकार जो जारी करती है और सर्वे करती है कि किस परिवार की कितनी आय है, पर मंथ या सालाना जो आय है, इसके आधार पर जो अति गरीब श्रेणी के परिवार हैं उनको जो है इस विशेष पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि ग्रामोत्थान में सुधरी 10,000 परिवारों की जो आजीविका है, इसके तहत क्या कुछ और खास प्रोग्राम्स जो है चलाए जा रहे हैं सरकार के तहत? बिल्कुल, ये जो ग्रामोत्थान परियोजना है उसके तहत उत्तराखंड के जो अति गरीब श्रेणी के परिवार हैं उनको फोकस किया गया है और सभी जनपद जो 13 जनपद है इसके सभी 95 विकास खंडों में ये परियोजना संचालित की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो रही है और धीरे धीरे लोग इस श्रेणी से उभर रहे हैं और अपनी आजीविका जो है बेहतर कर रहे हैं। आशीष जी आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वही देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में 942 स्कूल जर्जर घोषित। मुख्य सचिव ने मांगी भवन रिपोर्ट। आपदा मद से बनेंगे स्कूल भवन, जर्जर भवनों पर होगी कार्यवाही। सीएम का ये बयान जो है सामने आया, जहां बरसात में किचन स्कूल बनेंगे नए। श्री श्रेणी में 1250 स्कूल चिन्हित। तो आपको बताते चले श्री श्रेणी में जो है 1250 स्कूल जो है वो चिन्हित किए गए हैं। उत्तराखंड में 942 स्कूल जर्जर घोषित कर दिए गए। मुख्य सचिव ने मांगी भवन की रिपोर्ट। आपदा मद से बनेंगे स्कूल भवन, तो वही जर्जर भवनों पर होगी कार्यवाही। सीएम धामी के सख्त जो निर्देश है वो लगातार एक्शन मोड में धामी सरकार जो लगातार आपको बताते चले ऐसे भवनों का ये निरीक्षण कर, और साथ ही अब आपको बता दें कि आपदा मद से अब बनेंगे स्कूल भवन, जहां जर्जर भवनों पर होगी सीएम की कार्यवाही। अब लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर सीएम धामी अब कार्यवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 942 स्कूल जर्जर घोषित कर दिए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में 942 स्कूल जर्जर। मध्य सचिव ने मांगी भवन की रिपोर्ट, जिसे लेकर आपको बताते चले
वहीं आशीष एक बार फिर हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, एक बार फिर जर्जर भवनों पर कार्रवाई होगी, सीएम धामी के सख्त निर्देश जो है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, जो उत्तराखंड के कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं, तो उनका ब्यौरा मांगा गया है। जो मुख्य सचिव है उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जो सभी जो दिल्ली में सीईओ होते हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और प्रदेश के जो 942 डी श्रेणी में ऐसे स्कूल हैं और 1250 सी श्रेणी में ऐसे स्कूल सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे स्कूलों के लिए पहली बार निर्णय लिया गया है। जो आपदा मद है इसके माध्यम से इन भवनों की जो है मरम्मत की जाएगी और पुनर्निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो ऐसे भवन है उनमें बच्चों को बरसात में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार जो है बिल्डिंग गिर जाती हैं और कई बार हादसे भी होते हैं। उत्तराखंड में तमाम ऐसी खबरें बार बार आती रही हैं। तो इसे लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो है नया प्लान बनाया है। जो आपदा मद में अभी तक जो क्षतिग्रस्त और कार्य होते थे, लेकिन शिक्षा विभाग के ये स्कूलों का भी पुनर्निर्माण इस मद के माध्यम से अब किया जाएगा। ऐसी जो है ऐसे निर्देश मुख्य सचिव जो आनंद वर्धन है उन्होंने दिए हैं और शिक्षा निदेशालय से ऐसे सभी भवनों की रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। जी जी, सी श्रेणी में 1250 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। आशीष, इनको किस कैटेगरी में ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को सी श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल, कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर जिनकी छत जर्जर हो चुकी है, वो गिरासी स्थिति में है। तो कई जगह किचन नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो ऐसे भवनों को ठीक किया जा रहा है और आपदा मद से जो पैसा है वो रिलीज करके तत्काल जो है ऐसे भवनों को बरसात से पहले ही या बरसात के दौरान ही उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए जाएंगे। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बरसात में किचन स्कूल बनेंगे ऐसा कहा गया है, इसे लेकर के बारिश के मौसम में ये बनाए जाएंगे, इन्हें इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो अब मुख्य सचिव के आदेश है, लेकिन कहीं न कहीं बरसात से पहले ही अगर ये आदेश हो जाते और निर्माण हो जाता तो बेहतर होता। कहीं न कहीं जो बरसात में निर्माण करना भी टेढ़ी खीर रहता है। बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के इस आदेश के बाद किस तरीके से धरातल पर कार्रवाई होती है और आपदा मद में किस तरीके से भवनों का निर्माण हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो इस सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित देवेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जैन सैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं की सृष्टि का संचालन करते हैं और यहीं से आपको बता दें सृष्टि का संचालन भी करते हैं। इसी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु तड़के से ही मंदिर की परिक्रमा और जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारों से के बीच वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। वहीं भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर प्रशासन ने स्वयंसेवक भी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सावन का पहला सोमवार श्रद्धा, सुरक्षा और शांति के माहौल में शिव आराधना को समर्पित हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले देवेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां सावन सोमवार पर ये लगातार शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव भक्ति में पूरा कनखल डूब गया है। हर हर महादेव के जयकारों से हरिद्वार गूंजामान हो गया है। शिव भक्तों का ये कनखल शिव मंदिर में ये भीड़, जहां सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित देवेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु तड़के ही मंदिर में परिक्रमा कर दर्शन तो अच्छे हुए हैं और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है। पूजा अर्चना कुछ नहीं, भोले हैं हमारे, एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति भेज जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं
और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और इसकी प्राचीन मान्यता है शास्त्रों में, बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति में सौभाग्य समझता है अगर सावन में कम से कम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यही ये मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भोलेनाथ जी स्वयं विश्राम करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर भक्ति, समर्पण और प्रेम की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। मोदीनगर निवासी दिव्यांग सचिन ने अपनी पत्नी के कंधों पर सवार होकर 170 किलोमीटर का कठिन सफर तय किया और हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सचिन का कहना है कि वो हर साल सावन के दौरान इस कठिन यात्रा का संकल्प लेते हैं, जिससे उनके परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। उनके अनुसार ये यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। तो वहीं पत्नी के कंधों पर ये भक्ति की यात्रा, जहां आपको बताते चले ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ, जहां दिव्यांग सचिन ने तय किए 170 किलोमीटर का सफर, भोलेनाथ को किए जल अर्पित, साथ ही की भोले की आराधना। बताते चले आपको पत्नी के कंधों पर ये भक्ति यात्रा, जहां आपको बता दें समर्पण और प्रेम की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। जहां आपको बता दें मोदीनगर निवासी दिव्यांग सचिन ने अपनी पत्नी के कंधों पर सवार होकर 170 किलोमीटर का कठिन सफर तय किया और हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षिणेश्वर महामंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही सचिन का कहना है कि वह हर साल सावन के दौरान इस कठिन यात्रा का संकल्प लेते हैं, जिससे उनके परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। उनके अनुसार ये यात्रा केवल परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। वहीं सावन के इस महान पर्व के दिन लगातार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। तो वहीं ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दूर दूर से आए शिव भक्तों ने गंगा जल, दूध, बेल पत्र और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से गूंजता रहा। स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। वहीं हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ भी सुबह से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन को उमड़ पड़े। मंदिर में रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, विशेष श्रृंगार का आयोजन हुआ। श्रावण माह के नीलकंठ और दक्षिणेश्वर देव जैसे शिवालयों को धार्मिक महत्वता और अधिक बढ़ जाती है और यही वजह रही है कि पहले ही सोमवार को उत्तराखंड के ये पवित्र स्थल श्रद्धालुओं से पटे रहे। वहीं प्रशासन के तहत सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई ताकि भक्त निर्बाध रूप से भोलेनाथ की आराधना कर सके। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार और ऋषिकेश से ये दो तस्वीरें, जहां भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिव की आराधना, पूजा कर रहे हैं, साथ ही जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।